ओम मां सरस्वत्यै नमः। नमः सर्वेभ्यः। आपके अपने YouTube चैनल लखनमाली में सबका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों 12वीं क्लास के जो संस्कृत के स्टूडेंट हैं, आज हम आपको सप्तमः पाठ ये आपको बताने वाले हैं। इससे पहले हमने सूक्ति सुधा यानी कि छठवां पाठ आपको अच्छे से कंप्लीट करवाया था। आज हम आपको सातवां पाठ यहाँ पर बताने वाले हैं। आपको पता है कि जो हमारा अर्धवार्षिक का जो पेपर होगा उसमें 60% कोर्स आपका आने वाला है। तो ये सातवां जो पार्ट है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से भी आपके सवाल आ सकते हैं। तो हमारा सातवां जो पार्ट है, इस पार्ट का नाम है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पार्ट है हमारा विक्रमस्य औदार्यम। जैसे कि यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये हमारा पार्ट रहेगा पूरा का पूरा। इसमें आपको विक्रम की उदारता के विषय में यहाँ पर बताया गया पूरा का पूरा। राजा विक्रम की हम बात कर रहे हैं। ये हमारा सप्तम पार्ट है, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इसकी हम पूरी एक प्रस्तावना आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि इसमें क्या है, क्योंकि कोई भी पाठ आप पढ़ो तो उसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस पाठ में क्या विषय वस्तु है, इसके अंदर क्या मुख्य विषय है जिसके विषय में यहाँ पर बताया गया है। तो बच्चों यहाँ पर आपको मुख्य रूप से ये समझना है कि इस पाठ में राजा विक्रम की उदारता का परिचय दिया गया है। यहाँ पर होता यूं है, यहाँ पर एक ग्रंथ है सिंहासन द्वात्रिंशिका। इसके अंदर 32 मनोरंजक कथाओं का वर्णन किया गया है। मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो ग्रंथ है सिंहासन द्वात्रिंशिका, इस सिंहासन द्वात्रिंशिका के अंदर आपको 32 मनोरंजक कथाएं मिलेंगी। एक एक क्रम से आपको जो मन को बहलाने वाली, मन को अच्छी लगने वाली, जैसे हम इनको कॉमेडी वाली जो आजकल हमारे आज के समय में चलती है, उस प्रकार की मनोरंजन जो कथाएं हैं वो यहाँ पर इकट्ठी आपको मिलेंगी। 32 कथाएं हैं टोटल। के अंदर होता यूं है कि एक बार राजा भोज कहीं एक टीले पर खुदाई कर रहा होता है। एक टीले पर जब खुदाई कर रहा था तो उस टीले के अंदर एक सिंहासन मिला उसको। उस सिंहासन पर बहुत सारी पुतलिकाएं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां पर पुतलिकाएं दिख रही हैं। ये पुतलिकाएं उसमें बनी हुई थीं। अब जैसे ही राजा ने विचार किया, अब राजा ये चाहता है कि अच्छे सा मुहूर्त देख करके शुभ मुहूर्त में उस सिंहासन पर बैठा जाए, यानी कि राजा सिंहासन पर बैठना चाहता है। जैसे ही राजा सिंहासन पर बैठना चाहता है, तुरंत उसमें एक पुतलिका बोल पड़ती है कि रुको, यदि आप में राजा विक्रमादित्य जैसे गुण हैं तो ही आप बैठ सकते हो। अब यहां पर जो पुतलिकाएं हैं वो एक एक पुतलिका उसके एक एक गुण के विषय में उसकी कहानी या कथाएं सुना रही हैं। किसको? राजा भोज को। राजा भोज को पूरी कहानी कथाएं सुनाई जाती हैं। बार बार उसको रोक दिया जाता है और एक ही सवाल किया जाता है कि राजा विक्रम जैसी उदारता यदि आप में है तो आप इस पर बैठ सकते हो। मिला के इस पाठ के अंदर राजा विक्रम की उदारता का यहाँ पर परिचय दिया गया है। राजा विक्रम जो कि एक बहुत ही अच्छे दानवीर के रूप में जिनको हम मानते हैं, इन्होंने एक बार एक यज्ञ किया था, सर्वस्व दक्षिण यज्ञ। इस यज्ञ में सभी लोगों को बुलाया गया था। में उन्होंने सब लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार दान दिया था। इस प्रकार उन्होंने सब कुछ दान कर दिया और कहते हैं कि उनको पूरा का पूरा संसार असार प्रतीत हुआ और इस प्रकार से वो सब कुछ छोड़ देते हैं, सबको दान दे देते हैं। ऐसी कथाएं इसमें बताई जाती हैं। उसके बाद में ये भी इसमें बताया जाता है, तो एक ब्राह्मण समुद्र को बुलाने के लिए जाते हैं। वहां पर समुद्र देवता उस ब्राह्मण को 4 रत्न देते हैं। उन चारों रत्नों की अलग अलग विशेषताएं होती है। एक विशेषता तो ये होती है कि आप मन में कुछ भी सोचो वो सामग्री आपके सामने आ जाएगी। जैसे मन में सोचा कि अरे आज लड्डू होते तो मजा आ जाता, इतने में तो लड्डू की थाली आपके सामने होगी। किसी ने मन में विचार किया कि रसगुल्ला होते तो मजा आ जाता, केवल रसगुल्ले की इच्छा हुई, मन में विचार किया तो इतने समय में तो आपके सामने रसगुल्ले प्रकट हो जाते हैं। ऐसे रत्न की विशेषता थी। एक रत्न की विशेषता थी कि आपके सामने चतुरंगनी, जो चतुरंग बल वाली सेना होती है, वो सेना आपके सामने आ जाएगी। इसके अलावा एक में आपके विभिन्न प्रकार के जो भी भोज्य पदार्थ वगैरह हैं, कैसा भी अमृत तुल्य भोजन वगैरह जो भी है वो सब आपके सामने प्रकट हो जाएगा। ऐसे ही एक में आपके हीरे जवाहरात वगैरह, आभूषण वगैरह आपके प्रकट हो जाते हैं। ऐसे 4 रत्न, 4 प्रकार की विशेषताएं होती हैं। ब्राह्मण राजा विक्रमादित्य के पास लेकर के पहुंचता है, लेकिन वो थोड़ा सा लेट हो जाता है। जब तक राजा विक्रमादित्य सभी जितने भी लोग आए थे उनको दक्षिणा दे चुके होते हैं। तो इस प्रकार से राजा चारों ही रत्नों को उस ब्राह्मण को दे देता है।
तो इससे प्रकट होता है कि वो कितने बड़े दानवीर थे, कितने बड़े उदारशील थे, उनका जो मन था वो बहुत उदार था। ये ही सब गुण इस पाठ में यहां पर बताए गए हैं। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि ये जो पाठ है आपका सप्तम पाठ विक्रमस्य औदार्यम, इसमें क्या बताया गया है, केवल यही इसमें बताया गया है। और मुख्य बात इसमें दान पर इसमें बताया गया है कि दान करना चाहिए। पैसे को केवल इकट्ठा करके रखने से निश्चित रूप से वो आपके काम नहीं आएगा। कहते भी हैं कि दानम भोगो नाशः तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। यानी कि जो हमारा धन होता है उसकी सिर्फ 3 गतियां बताई गई हैं। कितनी? 3 गति बताई गई हैं, दान, भोग और नाश। यदि आप उसका दान करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, दान नहीं कर सकते तो उपभोग करो, और दान और उपभोग दोनों नहीं कर सकते तो तीसरा काम यानी कि नाश स्वतः ही हो जाएगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए 3 गतियां बताई गई हैं धन की। तो इस प्रकार बच्चों आप समझ गए होंगे कि इस पाठ में क्या है, क्या विषय वस्तु है, क्या इसके अंदर मुख्य टॉपिक्स हैं, वो सारी चीज हमने आपको बताई है। अब चलिए बच्चों, अब इस पाठ को हम अच्छे से पूरे को समझ लेते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज होंगी एग्जाम की दृष्टि से वो भी आपको साथ साथ में बताते चलेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सप्तम पाठ है हमारा अर्धवार्षिक एग्जाम के हिसाब से ये हमारा लास्ट पार्ट है, क्योंकि अर्धवार्षिक एग्जाम में आपके 6 पार्ट आने वाले हैं, यानी कि 60% कोर्स आएगा। तो अब तक के लिए आपका ये पर्याप्त हो जाएगा, इसको हम पूरा करवा देंगे। आज और कल में लास्ट हो जाएगा, इसके बाद में आराम से पूरी वीडियो देख लें और अच्छे से समझ लें। देखिए सप्तम पाठ है, ये हमारा पाठ रहेगा। इसमें देखो विक्रमस्य औदार्यम पाठ का नाम है। चलिए परिचय देख लेते हैं। इससे पहले हमने आपको वैसे डिटेल पूरा बता ही दिया है, एक बार किताब में और बार देख लेते हैं, पूरा समझ लेते हैं क्या विशेष इसमें है। सिंहासन द्वात्रिंशिका 32 मनोरंजक कथाओं का संग्रह है, यानी कि ये ग्रंथ का नाम है सिंहासन द्वात्रिंशिका। ठीक है, ये जो ग्रंथ है इसमें 32 मनोरंजक कथाएं हैं, यानी कि ऐसी ऐसी कथाएं हैं जो मन का रंजन करती हैं, मन को प्रसन्न करती हैं। जैसे वर्तमान समय में हम जिनको कॉमेडी कोई कहानी कह सकते हैं, कोई कॉमेडी, कोई मान लो उपन्यास है, कोई भी हास्यप्रद कोई चीज़ है जिससे हमारा मन प्रसन्न हो जाए, ऐसी जितनी भी हमारी मतलब कहानियाँ होती हैं वो सब मनोरंजक कहानियाँ कहलाती हैं, आपको पता है। तो ऐसी ही मनोरंजन करने वाली कहानियाँ हैं इसमें, और वो है 32 कहानियाँ टोटल, उन सब का संग्रह है। उस ग्रंथ का नाम है सिंहासन द्वात्रिंशिका। ठीक, कहते हैं कि इसके केवल गद्य में, केवल पद्य में, गद्य पद्य ये तीनों पाठ पाए जाते हैं। कहने का मतलब जो सिंहासन द्वात्रिंशिका है ये आपको गद्य के रूप में भी मिलती है, पद्य के रूप में भी मिलती है, और गद्य पद्य दोनों के रूप में भी इसके पाठ मिलते हैं। समझ गए बात। गद्य आप जानते हैं गद्यांश होता है हमारा, पद्य यानी श्लोक के रूप में, और दोनों मिश्रित भी इसमें आपके पाठ मिल जाते हैं। आगे कहते हैं कि संग्रह में स्थित प्रत्येक कथा धारा नगरी के राजा भोज को सुनाई गई है, यानी इसके अंदर इस संग्रह में जितनी भी कथाएं हैं वो प्रत्येक कथा धारा नगरी का राजा है, राजा भोज, उसको सुनाई गई हैं। और किसने सुनाई हैं? जो सिंहासन मिला था उस सिंहासन की प्रत्येक पुतलिका उसको राजा विक्रमादित्य के गुण को बताते हुए उसको एक कथा सुनाती हैं। ठीक है, आगे आ जाएगी ये सारी चीज, हालांकि परिचय में हम आपको बता ही चुके हैं। तो ऐसे करके आपको इसमें पता लग गया कि राजा भोज को एक एक कहानी को इसमें सुनाया जाता है। अतः इस ग्रंथ का समय राजा भोज यानी कि 1018 से 63 ईस्वी के अंतरण ही माना जाता है, यानी कि इसके बीच में ही माना जाता है, क्योंकि फिक्स टाइम तो है नहीं है। इसलिए राजा भोज का जो समय है कहा कि उसी के मध्य में इसका समय भी हो जाएगा। तो ऐसे करके ये सामान्य सी जानकारी हो गई। आगे देखते हैं, इसमें आगे बता रहे हैं कि एक टीले की खुदाई करने पर राजा भोज को एक सिंहासन मिला। एक टीले की खुदाई करी होगी, उस खुदाई में करते समय एक सिंहासन प्राप्त होता है, एक सिंहासन मिला बहुत बढ़िया सा चमकता हुआ। ठीक है, आगे सुनिए। वह सिंहासन राजा विक्रमादित्य का था। अब जो सिंहासन था वो राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था। आगे क्या हुआ? शुभ मुहूर्त में राजा भोज उस सिंहासन पर बैठना चाहता है, तो सिंहासन में बनी 32 पुतलिकाओं में से प्रत्येक पुतलिका राजा विक्रमादित्य के गुणों तथा पराक्रम की एक एक कथा सुनाकर के राजा को सिंहासन पर बैठने से पुनः पुनः रोकती हैं। मतलब क्या हुआ? जो राजा भोज है ये कुछ अच्छा सा मुहूर्त देख करके उस सिंहासन पर बैठना चाहता है, लेकिन जैसे ही वह बैठने का इच्छुक होता है, बैठना चाहता है, तो उस सिंहासन पर बनी हुई जो पुतलिकाएं हैं
वो पुतलिकाएं राजा भोज से बोल जाती हैं कि यदि तुम्हारे अंदर राजा विक्रम जैसे गुण हैं तो ही आप इस पर बैठ सकते हो। ऐसे उसे बार बार बैठने से रोकती हैं। हर पुतलिका उसको एक नई कथा सुनाती है जिसमें विक्रमादित्य की एक नई विशेषता रहती है। ऐसे तो इस प्रकार से उसे बार बार पुनः पुनः रोकती हैं। प्रत्येक पुतलिका ने राजा से यही प्रश्न किया कि क्या तुम में विक्रम जैसा गुण है। प्रत्येक पुतलिका यही सवाल करती, क्या तुम्हारे अंदर विक्रम जैसा गुण है क्या? यदि विक्रम जैसा गुण है तभी आप इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो, अन्यथा नहीं। यदि है तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो, अन्यथा नहीं बैठ सकते हो। ऐसा यहां पर वो बार बार कहती हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या है। तो इसमें बहुत कोई कठिन बात नहीं है, हम पहले आपको बता चुके हैं शॉर्ट में, वही सारी चीजें एक बार यहां पर हम दोहरा लेते हैं। कहते हैं कि प्रस्तुत पाठ उपर्युक्त सिंहासन द्वात्रिंशिका से ही पाठ है विक्रमस्य औदार्यम। ये जो पाठ है आपका, ये इसी सिंहासन द्वात्रिंशिका जो एक रचना है उसी से उद्धृत है, उसी से ली गई है एक रचना। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार राजा विक्रम को यह संसार असार प्रतीत होता है। यानी कि इसमें यह बताया गया है विशेष रूप से कि राजा विक्रम को किस प्रकार से यह पूरा संसार असार प्रतीत होता है। असार का मतलब होता है जिसमें कोई सार नहीं हो, बिना सारांश वाला, बिना सार का ये पूरा संसार प्रतीत होता है। उसको समझ में आता है, उसको प्रतीत होता है कि संसार में कुछ भी नहीं है, ये तेरा मेरा ये सब जो हमारी भावना है, ये लेना देना कुछ भी नहीं है। ये संसार सारहीन है, संसार बिल्कुल असार है, कुछ भी नहीं है। हम लेकर क्या जाएंगे, इस पर विचार करना है। तो कहा कि हम ऐसे अच्छे अच्छे गुण हम अपने आप में विकसित करें, अच्छा व्यवहार विकसित करें जो मरणोपरांत भी हमारे साथ में रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। बाकी सब कुछ असार है, कुछ भी नहीं है। आगे कहते हैं कि अपने औदार्य अवश्य वे संपूर्ण राजकोष को दान करना चाहते हैं। वे अपनी उदारता के वशीभूत होकर के संपूर्ण राजकोष को दान कर देना चाहते हैं, यानी सब कुछ वो दान दे देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी उसके पास संपत्ति है, धन दौलत है, वो सब दान में दे दी जाए। तो इसी वजह से आगे लिखते हैं कि इसके लिए उन्होंने सर्वस्व दक्षिण यज्ञ का अनुष्ठान किया। तो उन्होंने देखा कि संसार में कुछ भी नहीं है, तो उनके पास जितनी भी धन दौलत संपत्ति थी वो सबको दान करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने सर्वस्व दक्षिण नामक एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। तो ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों, सर्वस्व दक्षिण यज्ञ किसने किया है? तो राजा विक्रम ने किया। क्यों किया? अपना जितना भी राजकोष का धन है उसको दान करना चाहते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने ये यज्ञ किया और सभी लोगों को, आसपास के जितने भी लोग थे उन सब को उन्होंने बुलाया और जिसको जितना दान चाहिए अपनी मनोरथ के हिसाब से सबको दान दे दिया। आगे कहते हैं कि उस यज्ञ में सब कुछ परित्याग कर दिया, सब कुछ दे दिया कि ले जाओ, जिसको जितना चाहिए उतना उठा के ले जाइए। यहां तक कि समुद्र की ओर से प्रदान किए गए अद्वितीय 4 रत्न भी ब्राह्मण को प्रदान कर दिए। इस प्रकार से विक्रम ने अत्यधिक उदारता का परिचय दिया है। मतलब यहां पर इस यज्ञ में उपस्थित होने के लिए उन्होंने समुद्र को भी आमंत्रित। इस हेतु उन्होंने एक ब्राह्मण को समुद्र को बुलाने के लिए भेजा। ब्राह्मण समुद्र के पास जाता है, अनुनय विनय करता है, पूरी बात बताता है कि विक्रमादित्य सर्वस्व दक्षिण यज्ञ कर रहे हैं, उसमें आपको पधारना है, आपको बुलाया गया है। वो समुद्र देवता आते तो नहीं हैं, लेकिन वो 4 प्रकार के रत्न उनको समर्पित करते हैं और कहते हैं कि इन 4 रत्नों को विक्रमादित्य को अपने राज शासन, पालन पोषण, अपने व्यय इत्यादि का जो संचालन है, सारा कुछ शासन चलाने के लिए उनको दे देना, ये उनके काम आएंगे। वो 4 रत्न बहुत ही विशिष्ट होते हैं, बहुत ही खास होते हैं, इसलिए अद्वितीय कहे उनको, क्योंकि उनकी विशेषता अलग अलग होती है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं उनकी क्या विशेषता थी। तो ऐसे करके वो राजा विक्रम ने वो रत्न भी नहीं लिए और वो रत्न 4 के 4 उस ब्राह्मण को ही दे दिए। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वो कितने उदार। पाठ के अंदर मुख्य रूप से राजा विक्रमादित्य की उदारता का परिचय दिया गया है बच्चों। तो यहाँ इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ हमने इसके परिचय के विषय में बताया है। अब आगे इसमें जो हमारा पाठ है उस पाठ को हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अर्धवार्षिक एग्जाम के हिसाब से ये हमारा 60% का लास्ट वाला हिस्सा मान लो आप।
क्योंकि 60% का मतलब जैसे 10 पार्ट हैं तो आपके 6 पार्ट आने वाले हैं। तो ये हमारा सप्तम पार्ट है, क्योंकि चौथा पार्ट हमारा हट चुका है, तो ये हमारा छठा पार्ट मान के चलो, यानी क्रम से गिनोगे तो 6 नंबर का पार्ट रहेगा। तो ऐसे करके ये हमारा लास्ट पार्ट रहेगा। इसके बाद में जो भी मैटर बचेगा उसको भी हम पढ़ा देंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल मर्दवार्षिक के हिसाब से आपको इतना पढ़ लेना है, समझ लेना है, निश्चित रूप से आपको सब कुछ मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे सारी जानकारी आपको मिलेगी। कोई भी अपडेट होगा, मॉडल पेपर इंतजार कर रहे हैं कि बोर्ड की तरफ से आ जाए, नहीं आया तो हम खुद मॉडल पेपर अपनी तरफ से बना करके आपको हम यहाँ पर बताएंगे कि किस प्रकार से बोर्ड में आपका पेपर बनेगा, कैसे आएगा, वो सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। इस चैनल के माध्यम से सारा कुछ मिलेगा। यहाँ पर आपको नोट्स भी उपलब्ध हो जाएंगे बहुत जल्द। थोड़ा सा अभी काम बचा हुआ है, पूरे नोट्स बने नहीं हैं, जैसे ही बन जाएंगे तो आपको PDF नोट्स हम उपलब्ध करवा देंगे। वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और कोई भी आपकी समस्या है किसी प्रकार की तो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, इस पार्ट का हम आगे वाचन करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से अपनी तैयारी को बरकरार रखें। जय हिंद, जय भारतम, वंदे मातरम, धन्यवाद।